Hello and welcome everyone to JEE पे जीत सीरीज ओनली एट लर्नो हब। मैं हूं अद्रिज और मेरे साथ आप पढ़ोगे फिजिक्स फॉर जेईई ओनली एट learnohub.com, जहां पे आपको मिलेंगे फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी के सारे लेक्चर्स, सारे वीडियोस बिल्कुल फ्री ओनली एट learnohub.com। तो स्टूडेंट्स, सेकेंड पार्ट ऑफ द चैप्टर यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स के कंसेप्ट, इस चैप्टर में हम कवर करेंगे सिग्निफिकेंट फिगर्स को और साथ ही साथ एरर एनालिसिस को, और उसके साथ हम पढ़ेंगे जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स होती है फॉर मेजरमेंट, जैसे कि वर्नियर कैलिपर, स्क्रू गेज को, जिससे सवाल पूछे जा सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं इस चैप्टर को। तो देखो, इस वीडियो की हम शुरुआत करेंगे विद सम एक्सपेरिमेंटल टेक्निक्स ऑफ मेजरमेंट्स। पहला जो एक्सपेरिमेंटल टेक्निक या फिर पहला जो हम डिवाइस इसमें पढ़ेंगे वो क्या होगी? वर्नियर कैलिपर्स। हाँ, अब प्रैक्टिकल में भी इसको करने वाले हो, 11th में आपने किया होगा। तो वर्नियर कैलिपर्स क्या है? देखो, ये भी एक लेंथ मेजरिंग स्केल जैसा ही है, ठीक है। तो हम ये वर्नियर स्केल, नॉर्मल जो स्केल होती है मीटर स्केल या सेंटीमीटर स्केल, उससे डिफरेंट कैसे है? देखो, एक नॉर्मल सेंटीमीटर स्केल जो आपके पास वो 15 सेंटीमीटर या 30 सेंटीमीटर वाली जो प्लास्टिक वाली स्केल आती है, उसमें क्या लिमिटेशंस आ गए जो हमने वर्नियर स्केल को यूज करना पड़ा? तो उसमें लिमिटेशन ये आ गया, देखो, एक सेंटीमीटर स्केल अगर आप देखते हो तो उसमें क्या होती है? ये रहा 0, 1, फिर 10 डिविजन ऐसे रहेंगे, फिर यहां पे रहा 2, तो ऐसे करके एंड सो ऑन 15 तक रहता है, ठीक है, 15 सेंटीमीटर तक। तो इसमें क्या हुई? एक डिवीजन जो है वो 1 मिलीमीटर है, ठीक है, और 0 से 1 तक 1 सेंटीमीटर है, ठीक है। 10 मिलीमीटर्स इक्वल्स टू 1 सेंटीमीटर, ये हमें पता है, ठीक है। तो 1 सेंटीमीटर मतलब ये सेंटीमीटर स्केल या मीटर स्केल हम कहते हैं इसे। तो 1 सेंटीमीटर के डिस्टेंस पे एक एक पॉइंट है, 3, 4, 5 ऐसे हर एक सेंटीमीटर में। और वो जो छोटे छोटे लाइंस दिखते हैं ना, उन दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो क्या है? 1 मिलीमीटर। उन दोनों के बीच का जो लेंथ है वो क्या है? 1 मिलीमीटर। मतलब ये अगर कम से कम 1 मिलीमीटर ही मेजर कर सकता है, बट क्या अगर लेंथ उससे भी छोटी है तो क्या करेंगे? 1 मिलीमीटर से भी छोटी है तो क्या करेंगे? राइट? तो फिर हम यूज करते हैं वर्नियर कैलिपर्स का। क्या करते हैं? वर्नियर कैलिपर्स का यूज करते हैं। और फिर जाके बहुत सारे ऑब्जेक्ट होते हैं, जैसे कि एक छोटा सा अगर बॉल बेयरिंग वाली बॉल हो गई, तो इसकी आप अगर मैं बात करूं इसके डायमेंशन, सॉरी इसके डायमीटर की, तो क्या आप इसे स्केल से निकाल सकते हैं इसके डायमीटर को? नहीं निकाल सकते। कोई भी सर्कुलर ऑब्जेक्ट हो गया, ठीक है, जैसे कि एक टेनिस बॉल हो गया, तो उसके डायमीटर को क्या आप मीटर स्केल से मेजर कर सकते हैं? नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसीलिए हमें जरूरत पड़ती है क्या? वर्नियर कैलिपर जैसे डिवाइस की। अब वर्नियर कैलिपर्स में है क्या? मैं इसको मिटाता हूं। वर्नियर कैलिपर्स में है क्या? तो वैसे तो वर्नियर कैलिपर्स 2 स्केल की बनी होती है, ठीक है। एक होता है ये मेन स्केल और एक होता है ये स्लाइडिंग वाली, दैट इज कॉल्ड दी वर्नियर स्केल, ठीक है। मेन स्केल और वर्नियर स्केल 2 होती है, और साथ में इसका शेप कैसा होता है? तो यहां पे रहते 2 जॉज। जॉज मतलब दांत बोल सकते हो आप, ठीक है। ये 2 जॉज क्यों यूज होते हैं? कि जैसे कि मैंने उस बॉल का एग्जांपल लिया था, अगर उस बॉल की मुझे डायमीटर निकालनी है तो क्या करूंगा मैं? तो मैं उसे इस जॉ में ऐसे पुट करूंगा, ठीक है। और फिर कैसे पता चलेगा? तो अब जो मेजर करूंगा तो मुझे यहां से यहां तक का ये डायमीटर पता चल जाएगा। बहुत ही सिंपल सी बात है। तो इसका क्या काम है? इससे तो हो जाता है, ये क्यों है फिर? तो ये है, इसे कहते हैं जॉज विच इज यूज्ड फॉर द मेजरिंग द इनर डायमीटर। मतलब अगर मैं एक बीकर लेता हूं, ठीक है, और ये बीकर क्या है? इसकी थोड़ी सी थिकनेस है, ठीक है,
तो अगर मैं इसकी डायमीटर को मेजर करना चाहूं तो मुझे इसकी 2 डायमीटर मिलेगी। अगर बाहर से मेजर करूं तो अलग मिलेगी, अंदर से मेजर करूं तो अलग मिलेगी। तो ये जो अंदर के डायमीटर को मेजर करने के लिए ना हमें इस टाइप के जॉस की जरूरत पड़ती है। अब इसके बीच में हम क्या करेंगे, ऐसे बीकर को लगा देंगे उल्टा करके, या फिर लाइक स्केल को उल्टा करके लगा देंगे, कुछ भी करो तो ठीक है। उससे हमें क्या मिलेगी, इनर डायमीटर मिल जाएगा कि इनर डायमीटर की लेंथ कितनी है। समझ में आ गई बात, बहुत बढ़िया। और देखो इसमें एक चीज और है, I'll just clear it। ठीक है, एक चीज और है, ये जो छोटी सी टेल आपको दिख रही है ना, तो ये जब, और ये एक स्लाइडर है ना, इसको आप घुमाओगे तो ये स्लाइड होगी। ठीक है, और ये टेल किस चीज के लिए यूज होती है, तो किसी भी चीज की जो डेप्थ है ना उसे मेजर करने के लिए हम यूज करते हैं इस स्केल को। जैसे कि फिर से एग्जांपल लेता हूं, अगर ये बीकर का, तो इसकी डेप्थ कितनी है ना हम इस स्केल से मेजर कर सकते हैं। ये इतना छोटा नहीं है, जैसे आप स्लाइड करोगे तो ये भी बाहर ऐसे निकलती जाएगी, ये भी बड़ी होती जाएगी। तो इसे हम निकाल के इसकी डेप्थ को मेजर कर सकते हैं। ओके, तो ये बात होगी वर्नियर कैलिपर्स के डिफरेंट पार्ट्स के। अभी पता करते हैं कि इसकी मेजरमेंट कैसे ली जाती है। उससे पहले पता करते हैं कि इसकी लीस्ट काउंट क्या होती है। तो एक वर्नियर कैलिपर्स की लीस्ट काउंट होती है 0.1 मिलीमीटर, मतलब मिनिमम ऑफ 0.1 मिलीमीटर ये मेजर कर सकती है। जबकि एक मीटर स्केल की जब मैं बात कर रहा था लीस्ट काउंट की, तो वो मिनिमम 1 मिलीमीटर मेजर कर सकती है। ठीक है, ओके, अब देखते हैं कि जब इसके एक्चुअली लीस्ट काउंट पता कैसे चलती है। ठीक है, तो इसकी लीस्ट काउंट पता कैसे चलेगी, इसके लिए आपको फिर से वर्नियर स्केल को समझना पड़ेगा। अब वर्नियर स्केल है क्या, वर्नियर स्केल मैंने कहा कि ये स्लाइड होती है, तो इससे क्या फर्क पड़ता है। इसमें स्केल वाली कौन सी बात है, तो देखो स्केल वाली बात इसके लाइंस में आती है। यहां पे 10 लाइनें खींची होती है, 0 1 2 3 4 5 6 7 8 एंड सो ऑन 10। ठीक है, कुछ डिवाइसेस में 20 भी रहते हैं। ठीक है, तो ये जो लाइंस है ना, ये जो लाइंस है, ये है वर्नियर स्केल के डिविजन्स। क्या कहते हैं, वर्नियर स्केल डिविजन्स। अब सपोज करते हैं कि कोई मेजरमेंट हम ले लेते हैं। ठीक है, जैसे कि मैंने एक बॉल को यहां पे रखा है, तो इसके वजह से इसे स्लाइड करना पड़ा थोड़ा, और इस स्लाइड करने के वजह से मुझे यहां पे कुछ रीडिंग्स आई है। अब वो रीडिंग्स कैसे निकालेंगे देखते हैं। देखो, तो एक वर्नियर स्केल का जो रीडिंग होगा ना, उसे हम लिख सकते हैं कुछ ऐसे, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ये करेंगे तो हमें क्या मिलेगी, टोटल रीडिंग मिलेगी। ठीक है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। ठीक है, अभी समझते हैं मेन स्केल रीडिंग को कैसे निकालेंगे। तो जैसे ही यहां पे हमने बॉल रखा, तो ये स्लाइड होके थोड़ी सी इस तरफ गई। अब इसकी वजह से जस्ट इस वर्नियर स्केल डिवीजन के 0 के पहले जो रीडिंग आई है मेन स्केल में, ठीक है, सपोज करते कि ये 2 आई है, तो ये 2 मिलीमीटर क्या हो गई, ये 2 मिलीमीटर हो गई इसकी मेन स्केल रीडिंग। तो सपोज करते वो है 2 मिलीमीटर, दैट इज मेन स्केल रीडिंग। ठीक है, अब वर्नियर स्केल रीडिंग कैसे निकालेंगे, वर्नियर स्केल रीडिंग निकालेंगे कि इन 10 लाइन में से, या फिर जो भी जितने भी लाइंस होते, किसी किसी में अलग लाइंस भी रहते, मैं बस इसकी बात कर रहा हूं कि सपोज इस 10 लाइन में से जो डिवीजन परफेक्टली इस मेन स्केल डिवीजन से कोइंसाइड हो रहा है, मतलब इस 10 लाइन में से कोई एक लाइन होगा जो एकदम से इस मेन स्केल रीडिंग के कोई एक लाइन के साथ कोइंसाइड करेगा, मतलब ये मेन स्केल रीडिंग और ये वर्नियर स्केल डिवीजन कुछ ऐसा स्ट्रेट लाइन बनाएगा। तो सपोज करते हैं कि वो है इस 2 वाली डिवीजन को। ठीक है, तो ये क्या हो गया, 2 क्या हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन। क्या हो गया, वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, और वर्नियर स्केल डिवीजन में अगर हम लीस्ट काउंट को मल्टीप्लाई करें तो हमें मिलेगी क्या, वर्नियर स्केल रीडिंग। तो सपोज करते हैं ये 2 है, यानी वर्नियर स्केल डिवीजन इज 2 इंटू लीस्ट काउंट क्या बताया था, 0.01 मिलीमीटर। अब ऐड कर दो बस, 2 मिलीमीटर इंटू ये क्या हो जाएगा, 0.02, राइट। तो 2.02
2.02 मिलीमीटर इसकी डायमीटर आ जाएगी, राइट? इस बॉल की डायमीटर आ जाएगी 2.02 मिलीमीटर। रेडियस निकालने कहा गया है तो इसको हाफ कर देंगे, है ना? इसको अगर हम हाफ कर देंगे तो इसकी रेडियस आ जाएगी 1.01 मिलीमीटर। ठीक है, तो इस तरह से वर्नियर के स्केल रीडिंग या फिर वर्नियर कैलिपर्स की रीडिंग निकाली जाती है। ठीक है, अभी इसमें एक इंपॉर्टेंट बात आती है, क्या? जीरो एरर। जीरो एरर, ठीक है। अब ये जीरो एरर क्या है? ये बताता है कि इस स्केल में कोई एब्सोल्यूट एरर है या नहीं है। एब्सोल्यूट एरर मतलब कि इसको हम पढ़ेंगे बाद में, एरर क्या होती है उसमें हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट एरर क्या होती है। देखो, अगर वर्नियर कैलिपर्स के बीच से इसको हटा दिया जाता है, इस बॉल को, और इन दोनों जॉज को क्लोज कर दिया जाता है, मतलब बिना कोई ऑब्जेक्ट रखे, तब अगर ये जीरो और ये जीरो आपस में कोइंसाइड कर रहा हो तो कहा जाएगा कि वर्नियर कैलिपर्स जो है बिल्कुल परफेक्ट है, इसमें कोई एरर नहीं है। बट अगर किसी मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट के वजह से क्या होती है, ये जीरो जीरो कोइंसाइड ना करके या तो आगे हो जाएगी या फिर पीछे हो जाएगी। ठीक है, ऐसा हो जाता है। ठीक है, तब हमें क्या करना पड़ता है? तब जीरो एरर करेक्शन करना पड़ता है। कैसे करते? तो सपोज जितनी आगे आ गई, अगर ये आगे आ गई, सपोज 1 मिलीमीटर ये आगे आ गई है, 0 पॉइंट हम कंसीडर करते हैं 0.5 मिलीमीटर ये आगे आ गई, तो ये टोटल रीडिंग में से 0.5 मिलीमीटर को हम घटा देते हैं। ठीक है, इसे कहते हैं जीरो एरर करेक्शन। आप ये लाइक नॉर्मल लाइफ में भी हम देख सकते हैं, डेली लाइफ में भी देख सकते हैं कि जैसे आप सब्जियां खरीदने जाते हो तो वो जो मेजरिंग, उनके पास जो मेजरिंग डिवाइस होती है ना, जिसमें वजन वेट मेजरिंग डिवाइस होती है, उसमें पहले से ही एक क्या रहती है, एक कोई क्या कहते हैं उसे, कोई भी कंटेनर वो रखे रहते। अब आप लाते हो आलू, उस कंटेनर में डालते हो, ठीक है, फिर आपको लगता होगा कि इस कंटेनर की भी तो कुछ वजन है, मतलब मेरे आलू को, मेरे सब्जियों को के साथ ये कंटेनर भी वजन होके मुझे मिल जाएगा। तो इसीलिए क्या करते हैं ना, वो पहले से उस कंटेनर का जो वेट है उसको माइनस करके रखते हैं, उसको सब्ट्रैक्ट करके रखते हैं। ठीक है, तो जैसे ही आप उसमें आलू डाल रहे हो, अगर आप 10.2 kg हुआ, 10.5 kg में सम कर रहा हूं, तो ये जो 0.5 kg वो पहले से ही हटा के रखते। तो आपने 10 किलो चाहिए तो वो 10.5 kg मेजर होगा, तब यानी कि 10 किलो, क्योंकि 0.5 kg जो है उस कंटेनर की वजन है। तो वैसे ही है जीरो एरर करेक्शन यहां पे भी। अगर आगे बढ़ गई, मतलब ज्यादा रीडिंग दे रही, तो उसको हम घटा देंगे, कम रीडिंग दे रही तो उतना ही हम उसमें ऐड कर देंगे। तो ये था जीरो एरर करेक्शन। ठीक है, एरर्स जब पढ़ेंगे ना, इसके हम कुछ देर बाद एरर्स पढ़ेंगे, एरर्स को समझेंगे, तब हम अच्छे से समझेंगे कि एरर्स क्या होती हैं। तो देखो, वर्नियर कैलिपर्स पे बेस्ड एक एग्जांपल हम करेंगे, फटाफट पढ़ते एग्जांपल को। द डायमीटर ऑफ अ सिलेंडर इज मेजर्ड यूजिंग अ वर्नियर कैलिपर्स with no zero error. It is found that the zero of the vernier calipers lies between 5.10 and 5.15 centimeter. और क्या कह रहा है? Of the main scale. Obviously, the vernier scale has 50 divisions इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर। मतलब मैंने बताया था ना, ये जो अगर ये वर्नियर कैलिपर्स है, इसकी मेन स्केल है और इसमें एक वर्नियर स्केल भी है। तो इस वर्नियर स्केल में क्या दी गई है? 50 डिविजन्स। जो हमने पहले पढ़ा था उसमें 10 डिविजन्स थी। ठीक है, इसमें क्या है? 50 डिविजन्स है। ओके, तो ये 50 डिविजन्स वाला एक वर्नियर स्केल है और ये 50 डिविजन्स इक्विवेलेंट है 2.45 सेंटीमीटर के। ठीक है, fine. Okay, now the 24th division of the vernier scale exactly coincides with the one of the main scale division. The diameter of the cylinder is, diameter हमें निकालनी। देखो, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है, इसे सॉल्व करते हैं फटाफट। ओके, अभी हमें समझना पड़ेगा कि इसकी जो मेन स्केल डिविजन्स है, तो मतलब मेन स्केल जो है इसके किसी दो पॉइंट के बीच में, दो लाइंस के बीच का डिविजन्स क्या है। ठीक है, क्योंकि ये वर्नियर स्केल थोड़ा सा अलग है, जो हमने पहले पढ़ा था वही सेम होता तो हमें पता होता कि कितना होगा इसका। तो वो मेन स्केल डिवीजन हमें निकालना पड़ेगा। क्यों निकालना जरूरी है? क्योंकि हमें इसकी लीस्ट काउंट पता करनी पड़ेगी। तो एक लीस्ट काउंट क्या होगी वर्नियर
कैलिपर्स की वो होती है 1 मेन स्केल डिवीजन माइनस 1 वर्नियर स्केल डिवीजन। ठीक है, यही होती है। तो एक मेन स्केल डिवीजन कैसे निकालेंगे, दो लाइन के बीच में, दो ये जो लाइन है उसके बीच का कितना डिस्टेंस है, तो वो हमें कैसे पता चलेगा। देखो क्वेश्चन में एक ट्रिक दे दिया है, एक छोटा सा हिंट दे दिया है कि जो जीरो ऑफ वर्नियर स्केल है ना, जीरो ऑफ द वर्नियर स्केल जो है ना, वो मेन स्केल के 5.10 और 5.15 पॉइंट के बीच में है। मतलब दो पॉइंट क्या क्या है, 5.10 एंड 5.15 इसके बीच में है ये जीरो। ठीक है, मतलब इससे इसको घटाएंगे तो हमें मिल जाएगा। ठीक है, तो 1 मेन स्केल डिवीजन हम निकाल सकते हैं 5.15 सेंटीमीटर माइनस 5.10 सेंटीमीटर से। ठीक है, अब पता चलेगा कैसे कि वर्नियर स्केल डिवीजन क्या है। तो देखो वर्नियर स्केल डिविजन्स कितने हैं, ये देखो पहले 50 है। तो 50 वर्नियर स्केल डिविजन्स वो क्या है, इक्विवेलेंट टू 2.45 सेंटीमीटर के। ठीक है, तो 1 वर्नियर स्केल डिवीजन क्या हो जाएगा, 2.45 बाय 50 हो जाएगा। सर यूनिटरी मेथड लगा दिया आपने, वही तो है यार। देखो तो 2.45 बाय 50। ठीक है, तो इसमें अगर आप करोगे तो यहां से आपको मिलेगा 0.05 माइनस 0.049। तो यहां से हमें लीस्ट काउंट जो मिल जाएगा एक वर्नियर, इस वर्नियर कैलिपर्स की, वो कितनी मिलेगी, 0.001 सेंटीमीटर। ठीक है, तो जो पहले हमने वर्नियर स्केल पढ़ा था उसमें 0.01 मिलीमीटर था, राइट, इसमें 0.001 सेंटीमीटर इसकी लीस्ट काउंट है। अब रीडिंग ले लेते हैं। रीडिंग कैसे लेंगे, तो रीडिंग लेने के लिए, टोटल रीडिंग के लिए हमें क्या करना पड़ता है, मेन स्केल रीडिंग प्लस वर्नियर स्केल रीडिंग। और वर्नियर स्केल रीडिंग क्या होगी, वर्नियर स्केल रीडिंग होगी वर्नियर स्केल डिवीजन इनटू लीस्ट काउंट। ठीक है, तो मेन स्केल रीडिंग क्या है, तो देखो यहां पे फिर से इसी पॉइंट पे गौर करो, जो वर्नियर स्केल का जीरो है वो 5.10 और 5.15 के बीच में है, तो जीरो से पहले वाला पॉइंट हो जाएगा मेन स्केल रीडिंग, मतलब मेन स्केल रीडिंग हो जाएगा 5.10। वर्नियर स्केल डिवीजन कौन सा डिवीजन मैच कर रहा है, 24th वाला डिवीजन। सो 24 इंटू लीस्ट काउंट, तो 0.001 सेंटीमीटर। सॉल्व करोगे तो आपका आंसर कुछ आएगा 5.124 सेंटीमीटर। ठीक है, तो 5.124 सेंटीमीटर इस सिलेंडर की डायमीटर हो गई। ठीक है, ऑप्शन 2 ये करेक्ट हो जाएगा। रेडियस निकालने बोला जाए तो इसका हाफ कर दो। स्क्रू गेज, देखो स्क्रू गेज का यूज कब किया जाता है, जब किसी भी पतली सी चीज का थिकनेस निकालना चाहिए, जैसे कि एक पतली सी कॉपर वायर या फिर जैसे नॉर्मल सी वायर होती है, उसका थिकनेस अगर हमें निकालना है तो वो वर्नियर कैलिपर से भी नहीं हो पाएगा, तो उसके लिए हम यूज करते हैं स्क्रू गेज को। या फिर किसी पेपर का थिकनेस निकालना होगा तो हम यूज करते हैं दिस डिवाइस कॉल्ड स्क्रू गेज। इसके पार्ट्स क्या क्या होते हैं, देखो यहां पे ना दो स्क्रू, एक तो स्क्रू होती है जो, और ये एक रैचेट रहता है। ठीक है, तो इसको जैसे हम घुमाएंगे ना तो ये एडजस्टमेंट इस तरह से आगे पीछे एडजस्ट होती है। ठीक है, अब यहां पे स्केल दो रहते हैं, एक है ये स्केल, ठीक है, और ये है एक सर्कुलर स्केल, और ये वाला पिच स्केल है। सर्कुलर स्केल क्यों, क्योंकि ये रैचेट जैसे हम घुमाते हैं ना तो ये भी घूमता है। ठीक है, ये वाला भी रोटेट होता है, तो इसीलिए सर्कुलर स्केल कहा जाता है। ठीक है, और ये इस सर्कुलर स्केल में होते हैं 100 डिविजन्स। कितने होते हैं, 100 डिविजन्स। ठीक है, और ये कुछ इस तरह से इसका फ्रेम रहता है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सी बात है। इसमें क्या करते हैं हम, जिस भी पेपर की थिकनेस निकालनी होगी उसको बीच में ऐसे लगाएंगे, उधर से टाइट करेंगे। ठीक है, तो ये कुछ इस तरह से आएगा, फिर रीडिंग को हम पढ़ेंगे। अब रीडिंग कैसे पढ़ी जाती, तो इसकी जो टोटल रीडिंग होती है ना, टोटल इसमें क्या बताएगी, थिकनेस बताएगी, तो टोटल रीडिंग जो आएगी वो क्या आएगी, पिच स्केल रीडिंग, पिच स्केल रीडिंग प्लस सर्कुलर स्केल रीडिंग, सर्कुलर स्केल
रीडिंग CSR, ठीक है, इनटू लीस्ट काउंट ऑफ द क्या स्क्रू गेज, ये आ जाएगी क्या इसकी टोटल रीडिंग। स्क्रू गेज की लीस्ट काउंट क्या होती है 0.01 मिलीमीटर, तो इतना मतलब ये लीस्ट काउंट है, इससे कम मेजर नहीं कर पाएगी बट इतना तक मेजर कर सकती है। 0.01 मिलीमीटर इसकी लीस्ट काउंट है। समझ में आ गई बात। तो ये देखो, ये कन्वेंशनल एक स्क्रू गेज है जो कि ओरिजिनल ऐसे ही दिखता है, आप प्रैक्टिकल जब करोगे तो ऐसे ही स्क्रू गेज मिलेगा आपको भी, ठीक है। तो बहुत सिंपल सी बात है कि कैसे रीडिंग ली जाती है। अच्छा, ये पिच क्या है, ठीक है, तो जैसे देखो ये पिच है इस स्केल की रीडिंग, ठीक है, मतलब कि मैं एक बार अगर इस रैचेट को पूरा घुमाऊं, ठीक है, यहां से स्टार्ट किया, पूरा एक रेवोल्यूशन घुमाने में ये जितना मेजर करता है, पिच स्केल जितना रीडिंग देता है वो क्या होती है पिच स्केल रीडिंग, ठीक है। एक बार घुमाने से ये 1 मिलीमीटर मेजर करेगा, ठीक है, एक बार घुमाने से 1 मिलीमीटर मेजर करता है, ठीक है। इसी टाइप से पिच स्केल और सर्कुलर स्केल अटैच्ड है, और ये एक बीच में यहां पे से भी आप रोटेट कर सकते हो, इसे कहते हैं थिम्बल, ठीक है। ओके, तो ये कुछ कन्वेंशनल स्क्रू गेज है। आपको फोकस किया कहां पे करना है, इस पे, ठीक है। जो जेई में जो मैं कहा था कि जो तीसरा टाइप वाला क्वेश्चन आता है ना, एक तो हमने पढ़ लिया डायमेंशनल एनालिसिस, आगे हम पढ़ेंगे एरर एनालिसिस, ठीक है। तो डायमेंशन से एक आया, एरर से एक आया, और तीसरा वाला ये है, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फिगर्स को समझते, देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती है, तो इसके कुछ रूल्स होते हैं, 4 रूल्स है उसको हम पढ़ेंगे, 4 या 5 रूल्स है उसको हम समझेंगे। पहले तो देखो सिग्निफिकेंट फिगर्स होती क्या है, तो कोई भी जब मेजरमेंट करते हैं उस मेजरमेंट में जो इंपॉर्टेंट कुछ डिजिट्स होती है उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स, राइट। इंपॉर्टेंट डिजिट्स होती है उसे हम कहते हैं सिग्निफिकेंट फिगर्स। अब ये सिग्निफिकेंट फिगर्स इन लाइक जो भी इन नंबर वो कितने डिजिट्स है वो कैसे पता चलेगा, तो उसके लिए 4-5 रूल्स है। तो रूल नंबर 1 कहता है कि ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट, ऑल नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट। जैसे कि एक एग्जांपल है 2, 5, 6, 7, तो इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स हो गए, इसमें हो गए 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स, ठीक है। एक नंबर में सारे नॉन जीरो जो डिजिट्स होंगे वो क्या होंगे, सिग्निफिकेंट होंगे। रूल 2 क्या कहता है, ऑल द जीरोस बिटवीन 2 नॉन जीरो डिजिट्स आर सिग्निफिकेंट नो मैटर वेयर द डेसिमल पॉइंट इज, इफ एट ऑल। मतलब किसी 2 डिजिट के, नॉन जीरो डिजिट के बीच का जो जीरो होगा ना वो भी सिग्निफिकेंट होगा। जैसे कि यहां पे एग्जांपल है 6.028, तो यहां 6 और 2 के बीच में एक जीरो आ गया, तो ये भी एक सिग्निफिकेंट फिगर्स होगा। यही रूल है कि 2 नॉन जीरो डिजिट के बीच में अगर कोई एक जीरो है, चाहे उसमें डेसिमल पॉइंट ही क्यों ना हो, तो वो भी सिग्निफिकेंट होगी। फॉर एग्जांपल मैं लिखता हूं 2023, ठीक है, तो ये 2 नॉन जीरो डिजिट है 2, इसके बीच में एक जीरो है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएगा, मतलब इसका सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा 4, ठीक है। समझ में आ गई बात। अब इसके आगे बढ़ते, रूल नंबर 3 ये क्या कह रहा है, इफ द नंबर इज लेस देन 1, ओके, द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट बट टू द लेफ्ट ऑफ द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट्स आर नॉट सिग्निफिकेंट। मतलब अगर एक नंबर 1 से छोटा हुआ, तो यहां पे एग्जांपल क्या लिया गया है 0.0042, ठीक है। इसमें क्या कहा जा रहा है कि अगर ये ऑब्वियसली 1 से छोटा है, तो 1 से छोटा है ना, तो जो पॉइंट के बाद से या फिर शुरू से ही जो डिजिट्स है, जो जीरो वाले डिजिट्स है, वो क्या हो जाएगा, वो इनसिग्निफिकेंट हो जाएगा। तो सिर्फ सिग्निफिकेंट फिगर्स क्या हो जाएंगे इसमें, बस 2 बचेगा, राइट। मतलब 4 और 2 यहां पे सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएगा, ठीक है। फिर से एक बार पढ़ो क्या कह रहा है, द जीरोस ऑन द राइट ऑफ द डेसिमल पॉइंट, मतलब इस राइट डेसिमल पॉइंट के राइट साइड में, बट लेफ्ट टू द फर्स्ट नॉन जीरो डिजिट दैट इज 4, तो यहां पे क्या हो जाए 0.0042। दिस इज एप्लीकेबल
ओनली इफ द नंबर इज लेस देन 1। एक और एग्जांपल करते हैं, 0.000104 अब क्या हो जाएगी, देखो 0 से छोटा है रूल नंबर 3 लग जाए, सॉरी 1 से छोटा है तो रूल नंबर 3 लग जाएगा। अब क्या होगा, देखो क्या कहता है रूल नंबर 3 की डेसिमल के बाद के जीरोस जितने होंगे, जैसे 1 0 2 0 3 0, लेकिन उसके पहले अगर मतलब कोई नॉन जीरो डिजिट के पहले वाला, मतलब यही है वो, इसके बाद एक और जीरो आता है लेकिन वो उससे पहले एक नॉन जीरो डिजिट आ चुका है, तो इसीलिए ये तीनों सिग्निफिकेंट नहीं होंगे, बट 1 2 3 4 ये 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स हो जाएंगे। समझ में आ गई बात? ओके, चौथा रूल क्या कहता है, द टर्मिनल और ट्रेलिंग जीरो इन अ नंबर विदाउट अ डेसिमल पॉइंट आर नॉट सिग्निफिकेंट। ठीक है, जैसे कि 42600, इसमें बाकी के जो जीरोस है, ट्रेलिंग मतलब जो पीछे वाले जीरोस है, डेसिमल पॉइंट अगर नहीं है तो विदाउट अ डेसिमल पॉइंट, अगर डेसिमल पॉइंट नहीं है तो ये 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब ये आखिर के 2 जीरो सिग्निफिकेंट नहीं होंगे। 426 में सिर्फ 3 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। रूल नंबर 5, द ट्रेलिंग जीरोस इन अ नंबर विद अ डेसिमल पॉइंट आर सिग्निफिकेंट। मतलब कि अगर यहीं पे एक पॉइंट लगा दूं, उसके बाद कोई एक नॉन जीरो नंबर है और फिर जाके 2 जीरोस है, तो ये भी सिग्निफिकेंट हो जाएंगे। तो इस हिसाब से क्या हो जाएगा, 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स। फॉर एग्जाम्पल मैं एक और एग्जाम्पल दे देता हूं इसका, रूल नंबर 5 का, जैसे 5.600। ठीक है, यहां पे क्या था 4.600, 5.600 लेते, तो यहां पे देखो नॉन जीरो ट्रेलिंग है, सॉरी जीरो ट्रेलिंग है, मतलब बाद में, लेकिन बीच में पॉइंट है, तो क्या हो जाएगा, ये भी सिग्निफिकेंट फिगर हो जाएगा। तो 4 सिग्निफिकेंट फिगर्स आ गए। बहुत ही सिंपल है। इससे तो पहली बात तो ये, इससे सवाल पूछा जाता है नहीं जेईई मेंस में, बट एडवांस में भी नहीं पूछा जाता है, बट फिर भी पता रहना जरूरी है क्योंकि बोर्ड्स भी तो है। मैथमेटिकल ऑपरेशंस ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स, मतलब कि कैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन या डिवीजन होता है सिग्निफिकेंट फिगर्स को लेके, वो समझेंगे। तो पहले समझते हैं एडिशन या सब्ट्रैक्शन में क्या होता है। तो इन द फाइनल रिजल्ट, in addition or subtraction, the final result should retain as many decimal places as are there in the number with the least decimal places। मतलब इसे एग्जाम्पल से ही समझा जा सकता है। देखो एग्जाम्पल मैंने एक ले रखा है कि 1.2 प्लस 3.45 प्लस 6.789 इक्वल्स टू कितना होगा, इक्वल्स टू होगा 11.439। लेकिन इसे लिखने का तरीका होगा 11.4, डेसिमल के बाद एक डिजिट। क्यों एक डिजिट लिया, क्योंकि जिस तीनों को हम जोड़ रहे थे उसमें एक ऐसा नंबर है जिसके डेसिमल के बाद एक ही डिजिट है, जो कि सबसे कम है, तो इसीलिए आंसर भी एक ही आएगा, डेसिमल के बाद एक डिजिट। ठीक है, डेसिमल के बाद एक डिजिट। ओके, नाउ अगर यहां पे एक और डिजिट रहता 4 5, सपोज 2 5 रहता, और यहां पे एक और डिजिट रहता 1 रहता, यहां पे एक और डिजिट रहता 4 रहता, तो यहां पे अभी सबसे कम कौन सा हो गया, सबसे कम हो गया डेसिमल के बाद 2 डिजिट। तो यहां पे भी जो आंसर आती, डेसिमल के बाद हम 2 डिजिट लिखते 4 3। ऑब्वियसली ये आंसर नहीं आता, कुछ अलग आता, लेकिन डेसिमल के बाद 2 डिजिट हम लिखते। ठीक है, क्योंकि सबसे कम में 2 ही है। समझ में आ गई बात? अब देखते हैं मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में। मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन के केस में क्या हो रहा है, द फाइनल रिजल्ट शुड रिटेन as many significant figures as they are in the original number with the least significant figures। तो देखियो, जैसे इसमें भी एक एग्जांपल लिया हमने 1.3 into 36.72 अब इसको मल्टीप्लाई करने से हमें आंसर आता है इतना 44.064, लेकिन हमने लिखा क्या 44,
क्यों? क्योंकि जो सबसे छोटा वाला नंबर है दैट इज 1.3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स है? 1 और 3, मतलब 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर्स है। इसलिए जो आंसर होगा उसमें भी हमें 2 ही सिग्निफिकेंट फिगर लगाना पड़ेगा, बाकी सबको हटा देना पड़ेगा। तो इसीलिए 4 और 4 दैट इज 44 को हमने 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स लिया। वैसे डिवीजन का केस भी है, 4.237 divided by 2.51 we will get 1.6880478086 ये आया। अब देखो क्या कह रहा है, जो सबसे छोटा वाला नंबर है दैट इज 2.51, इसमें कितना सिग्निफिकेंट फिगर है? 2, 5 और 1 दैट इज 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स। तो आंसर भी हम बस 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स में लिखेंगे दैट इज 1.68। तो 1.68 को राउंड ऑफ करके यहां पे लिख दिया गया 1.69। तो देखो 1.69 आया, मतलब हमने राउंड ऑफ किया। राउंडिंग ऑफ से हमारे दिमाग में यह आता है कि हम कोई भी डिजिट को, कोई भी मेजरमेंट को राउंड ऑफ कर सकते। तो राउंड ऑफ करने के लिए भी कुछ रूल्स होते। तो पहले तो राउंड ऑफ हम हमेशा से करते आ रहे हैं, जैसे कि एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी को समझो, वो कितनी होती है? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फॉर ईज ऑफ आवर कैलकुलेशन, फॉर ईज ऑफ मेजरमेंट हम क्या करते हैं? 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर को 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर मान लेते हैं। ठीक है, तो वैसे ही राउंडिंग ऑफ किया जाता है। अब राउंड ऑफ के कुछ रूल्स है। राउंड ऑफ क्यों किया जाता है? फॉर ईज ऑफ मेजरमेंट, फॉर ईज ऑफ कैलकुलेशन। ठीक है, ओके। तो इसके रूल नंबर 1 क्या कहता है कि इफ द नंबर लाइंग टू द राइट ऑफ द कट ऑफ डिजिट इज लेस देन 5, राइट? कट ऑफ डिजिट के अगर राइट का जो नंबर है वो अगर लेस देन 5 होता है, देन द कट ऑफ डिजिट इज रिटेन्ड एज सच। ओके, हाउएवर इफ इट इज मोर देन 5 देन द कट ऑफ डिजिट इज इंक्रीज्ड। जैसे कि 6.24 है, तो ये 6.24 है, ये 5 से छोटा है तो हम सिर्फ 6.2 लिख देंगे। ठीक है, 5.328 है, अगर ये देखो जो लास्ट वाला कट ऑफ डिजिट के जो राइट में है वो क्या है? 28, मतलब 8 है, जो कि 5 से बड़ा है। तो हम इसको क्या करेंगे? इसके जो पहले वाले डिजिट को हम 1 बढ़ा देते हैं, दैट इज 5.33। ठीक है, सिंपल सी बात है। 3 सिग्निफिकेंट फिगर्स, इसमें 2 सिग्निफिकेंट फिगर्स। रूल नंबर 2 क्या कहता है? इफ द इनसिग्निफिकेंट फिगर इज 5, अगर ये आखिर वाला जो फिगर है, इनसिग्निफिकेंट फिगर अगर 5 है, तो हम क्या करेंगे? तो हम देखेंगे उसके पहले वाले डिजिट को। इफ द प्रीसीडिंग डिजिट इज इवन देन द इनसिग्निफिकेंट फिगर इज सिंपली ड्रॉप्ड। मतलब अगर ये कट ऑफ डिजिट वाला जो है इनसिग्निफिकेंट डिजिट, ये अगर 5 है, तो इसके पहले वाले जो डिजिट है अगर वो इवन है, तो देखो 6 है ना, 6 इवन है, तो इसीलिए इस 5 को हम ड्रॉप कर दिए और 6.26 लिखे। ठीक है, अगर वो ऑड होता है, द प्रीसीडिंग डिजिट इज रेज्ड बाय 1। देखो यहां पे ये जो सामने है ना 5 के जो पहले है वो क्या है? 7 है, तो ये ऑड नंबर है, तो ऑब्वियसली ऑड नंबर है तो इसे 1 बढ़ा दिया जाता है, मतलब 6.28 हो गया। ठीक है, समझ में आ गई बात राउंडिंग ऑफ की। अब आते हैं एरर एनालिसिस, यानी कि एरर्स क्या होती है। तो पहले देखो एरर क्या होती है। कोई भी चीजें को मेजर करने में जो थोड़ी सी गड़बड़ होती है उसे हम एरर कहते हैं ना। गड़बड़ इन द सेंस मतलब ट्रू वैल्यू जो है उससे अगर थोड़ा सा हट गया हमारा मेजर वैल्यू, तो वो जितना हटा है वो क्या है? एरर्ड वैल्यू। मतलब अगर किसी चीज की लेंथ, जैसे कि एक पेन है, इसकी लेंथ में कंसीडर करता हूं ये 12 सेंटीमीटर की है, बट आप जब इसे मेजर की 1 मीटर स्केल से, तो आपको मिला क्या? 12.5 सेंटीमीटर। ऐसा आपको मिला। क्यों? क्योंकि शायद आपसे कोई गलती हुई होगी, या फिर वो स्केल खराब होगा, राइट? उस स्केल में इवन डिस्ट्रीब्यूशन नहीं होगा पॉइंट्स का। तो ये 2 टाइप की हो सकती है, या तो आपसे गलती हुई हो, आपने थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा लगाया हो, या फिर वो स्केल गलत हो। ठीक है, तो इसके वजह से 12 सेंटीमीटर की जो ये ट्रू वैल्यू है, इससे 0.5 सेंटीमीटर बढ़ के आई है। तो ये 0.5 सेंटीमीटर जो है वो क्या हो गया? एरर हो गया। ठीक है, तो मेजरमेंट बेस्ट एस्टिमेट प्लस माइनस अनसर्टेनिटी इज एक्चुअली द मेजरमेंट, और ये जो अनसर्टेनिटी होती है उसे ही एरर कहते हैं।
ठीक है, उसे ही एरर कहते हैं। तो जैसे कि अगर मुझे पता है कि इसकी मेजर वैल्यू कितनी है 12 सेंटीमीटर, बट सॉरी एक्चुअल वैल्यू जो ट्रू वैल्यू है 12 सेंटीमीटर की ये पेन है, बट 0.5 सेंटीमीटर मेरा ज्यादा आ गया, तो अगर मैं 0.5 सेंटीमीटर इससे घटा दूं तो हमें ये मिल जाएगा, राइट। लेकिन यहां पे ना दो टाइप के एरर हो सकते हैं, एक होता है सिस्टमैटिक एरर, एक होता है रैंडम एरर। रैंडम एरर और सिस्टमैटिक एरर में क्या अंतर है? जैसे कि इस पेन वाली एग्जांपल में समझाता हूं। जैसे कि अब मैंने बताया कि या तो आपसे गलती हुई होगी या फिर स्केल खराब होगा, ठीक है। तो आपसे गलती हुई होगी तो क्या कैसे गलती हो सकती है? सपोज आपने कुछ टेढ़ा मेढ़ा लगाया, या फिर जैसे ही आप मेजर करने जा रहे हो आपको छींक आ गई, तो छींक में थोड़ा सा हिल गया होगा, है ना? होता है कि नहीं ऐसा? ओके, तो ये कहते हैं रैंडम एरर। रैंडम एरर मतलब ये एरर कभी फिक्स नहीं रहती। शायद अगर आपसे गलती हुई होगी तो शायद नेक्स्ट टाइम में आपको 12.2 सेंटीमीटर भी आ जाए, 12.1 सेंटीमीटर भी आ जाए, राइट। ऐसा हो सकता है क्योंकि टेढ़ा मेढ़ा आपका हाथ हिल सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो इसे कहते हैं रैंडम एरर, जो कि फिक्स नहीं रहती। बट अगर आप अच्छे से मेजर कर रहे हो, राइट, आपसे कोई भी गलती नहीं हुई, लेकिन स्केल खराब है, तो स्केल खराब है, स्केल खुद ब खुद अगर वो खराब हुई है, सपोज उसमें कुछ एक डिफेक्ट आया कि उसका एक पॉइंट जो है थोड़ा सा ज्यादा डिफरेंस पे है, राइट, 1 2 3 सेंटीमीटर होती है ना, तो ये शायद 3 और 4 के बीच में नॉर्मल से ज्यादा गैप हो गया, तो ये आ गया क्या? स्केल का एरर। और ये हर बार फिक्स रहेगा। तो अगर स्केल के एरर के वजह से आपका रीडिंग आता है 12.5 सेंटीमीटर, जबकि आपने कोई गलती नहीं की, तो जब दोबारा आप मेजर करोगे ना, दोबारा आप मेजर करते हो कि इस बार भी मैं कोई गलती नहीं करूंगा, मैं अच्छे से मेजर करता हूं, तो जैसे ही मेजर करते हो तो फिर से आपको क्या आ गया? 12.5 सेंटीमीटर ही आ गया। फिर आपने सोचा कि यार मैं तो हिला ही नहीं, मेरे से तो कोई गलती हो ही नहीं, तो फिर क्यों ऐसा एरर आया? तो फिर से आपने मेजर किया, तो फिर आपको मिलता है क्या? 12.5 सेंटीमीटर, ठीक है। इसका मतलब आपसे गलती नहीं हुई, लेकिन स्केल में गलती है ना? तो ये क्या, इसे कहते हैं कांस्टेंट एरर, जो कि हर बार उतना ही आएगा। जो जैसे कि वर्नियर कैलिपर्स में हम देख रहे थे या स्क्रू गेज में हमने देखा था कि जो जीरो एरर करेक्शन करते हैं ना, तो अगर कुछ मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट रहता है तो ये एरर आती है, और ये एरर क्या है? कांस्टेंट रहते हैं। आप चाहे जितना भी मेजर करो वो 0.5 0.2 इतनी एरर हमेशा आएगी। तो बस वो 0.5 0.2 को हम घटा देंगे तो हमें हमारा टोटल जो ट्रू रीडिंग है वो मिल जाएगा। समझ में आ गई बात ना? एरर क्या होती है, कितने टाइप की होती है, सिस्टमेटिक एरर क्या होती है, रैंडम एरर क्या होती है। एब्सोल्यूट एरर को समझते हैं। तो एब्सोल्यूट एरर क्या है? जो पहले एरर्स की जो हमने डेफिनेशन पढ़ी थी ना, कि ट्रू वैल्यू से एक मेजर्ड वैल्यू कितना डिफर कर रहा है, वो एरर है। तो वो एक्चुअली एब्सोल्यूट एरर है, ठीक है। तो अब ट्रू वैल्यू क्या है? ट्रू वैल्यू वो होती है कि जैसे कि मैंने ये एग्जांपल मैं दिया था कि कुछ पिछले के स्लाइड में, कि ये जो ट्रू वैल्यू मतलब इसकी ट्रू लेंथ है 12 सेंटीमीटर। आप मेजर्ड करते वक्त कभी इसकी लेंथ आ रही है 12.1, कभी 12.5, कभी 11.9, राइट, मतलब 12 के आसपास आ रही है। तो एब्सोल्यूट एरर में जो हम ट्रू वैल्यू पढ़ रहे हैं 12 सेंटीमीटर फॉर दिस एग्जाम्पल, वो ट्रू वैल्यू आई कहां से? तो वो ट्रू वैल्यू आई जितनी बार आपने मेजर किया ना, उसका अगर आप मीन ले लेते हो तो वो अप्रोक्सीमेटली 12 सेंटीमीटर के आएगी। तो वो हमने मान लिया क्या? ट्रू वैल्यू। मतलब इस पेन को मैंने 10 बार मेजर किया, 10 बार अलग अलग रीडिंग आई, सारे 12 के आसपास। जब उसके मीन हम निकालते हैं ना, तो उसकी मीन वैल्यू, मीन यानी कि एवरेज, राइट, एवरेज निकाला तो वो 12 सेंटीमीटर आई, और उससे हमने कंसीडर किया कि ये ट्रू वैल्यू है। तो एरर क्या है? तो एरर वो होगा कि एक बार जब आप पहली बार मेजर किए तो वो एक इंडिविजुअल मेजरमेंट एक ट्रू वैल्यू से कितना डिफर करती है, वही एरर है, ठीक है। समझ में आ गई बात? एक बार स्टेटमेंट को देखते हैं कि द मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन, मैग्नीट्यूड ध्यान रखना, इसमें नेगेटिव पॉजिटिव नहीं, मैग्नीट्यूड मतलब ओनली द वैल्यू, ठीक है। मैग्नीट्यूड ऑफ द डिफरेंस बिटवीन द ट्रू वैल्यू ऑफ द क्वांटिटी एंड द इंडिविजुअल मेजर्ड वैल्यू इज एब्सोल्यूट एरर, एंड इट इज डिनोटेड एज डेल्टा
ए, इट इज डिनोटेड एज डेल्टा ए। ठीक है, तो यूजुअली द मीन वैल्यू इज टेकन एज द ट्रू वैल्यू, जैसे कि मैंने बताया था। तो कोई भी जब आप प्रैक्टिकल्स भी करते हो ना, तो आप एक बार बार उसे ऑब्जर्वेशन लेते हैं और उसे हम मानते हैं कि दिस इज द ट्रू वैल्यू, राइट। फिर उसमें एरर एनालिसिस लगाते, प्लस माइनस करते एरर को। तो देखो, तो मीन हम कैसे निकालते हैं, ए मीन, राइट। वो कैसे निकालेंगे, A1 प्लस A2। ये बार बार हमने इंडिविजुअल वैल्यूज, ए क्या है, ए एक मेजरमेंट है, मेजरमेंट में एक वैल्यू आ रही है, तो उस वैल्यूज का मीन यानी कि एवरेज कैसे निकालेंगे, हमने जितनी बार मेजर किया है, जितना वैल्यूज आया उनको सम करेंगे, डिवाइडेड बाय जितने टाइम्स मेजर किया है। तो A2 प्लस A3 प्लस एंड सो ऑन एन टाइम्स मेजर किया, मुझे इतनी सारी वैल्यूज आई, डिवाइडेड बाय अगर मैं n करूंगा तो ये मेरी आ जाएगी क्या, एवरेज आ जाएगी, मीन आ जाएगी। एंड दिस वी विल कॉल इट एज ट्रू वैल्यू और एब्सोल्यूट मीन, राइट। और यही हमारा क्या है, ट्रू वैल्यू हम कंसिडर करते हैं। ठीक है, बहुत बढ़िया। अब देखो A1 में, मतलब एक इंडिविजुअल मेजरमेंट में कितना एरर होगा, तो ट्रू वैल्यू के बीच का डिफरेंस, ट्रू वैल्यू और इसके बीच का डिफरेंस, वही एरर होगा। तो एरर इन A1 मतलब कि डेल्टा A1 वो क्या होगा, अगर मैं ट्रू वैल्यू से ये वाला वैल्यू घटाऊं तो यही मेरा आ जाएगा क्या, एरर इन A1। वैसे ही एरर इन A2 क्या आएगा, ट्रू वैल्यू से मैं अगर इसको डिफरेंस निकालता हूं तो यही मेरा एरर है। मैग्नीट्यूड हमें लेना है, ठीक है, मैग्नीट्यूड लेना है, तो साइन में कंफ्यूज नहीं होगा कि सर अगर मीन से ये ज्यादा होगा तो क्या होगा, कुछ नहीं, मैग्नीट्यूड लेना है, मॉड लेना है। ठीक है, डेल्टा A3 क्या हो जाएगा, AM माइनस, सॉरी दिस विल बी A2 राइट, A3 एंड सो ऑन। अगर मैं डेल्टा AN में देखूं कितना एरर होगा, तो एंड सो ऑन इट विल कम लाइक AM माइनस AN। समझ में आ गई बात, ठीक है। अब इसका मैं अगर मीन करता हूं, मतलब जो एरर्स है उसका मैं मीन निकाल रहा हूं, तो वो कैसे दिखेगा, डेल्टा A मीन, डेल्टा A मीन ये निकालता हूं, मतलब ये जो एरर्स है इनका मैं एवरेज निकाल रहा हूं। ठीक है, तो हमें क्या मिलेगा, डेल्टा A1 प्लस डेल्टा A2 प्लस डेल्टा A3 एंड सो ऑन डेल्टा AN बाय N। ठीक है, ये तो आएगा। अब देखो क्या होगा, ये समेशन में हम कैसे लिखेंगे, तो देखो कैसे समेशन में लिखेंगे, 1/n समेशन ऑफ I 1 से लेके n तक डेल्टा AI। ठीक है, ये आ गया क्या, डेल्टा A मीन। ठीक है, डेल्टा A मीन। तो जो वैल्यू होगी वो कितनी होगी, वो होगी A मीन प्लस माइनस डेल्टा A मीन। ठीक है, A मीन क्या है, ट्रू वैल्यू, ये क्या है, एरर है। तो ट्रू वैल्यू से एरर को अगर हम घटा दे रहे हैं, ठीक है, या फिर ऐड कर रहे हैं, जैसी एरर है, अगर पॉजिटिव एरर है तो घटाएंगे, नेगेटिव एरर है तो ऐड करेंगे, तो फिर हमें एक्चुअल वैल्यू जो है वो मिल जाएगी। ठीक है, वो मिल जाएगी। ओके, समझ में आ गई एब्सोल्यूट एरर क्या होते हैं। इसके बाद आगे बढ़ेंगे और रिलेटिव एरर और परसेंटेज एरर को समझेंगे। रिलेटिव एरर और फ्रैक्शनल एरर एंड परसेंटेज एरर दोनों ही ना सिमिलर है। क्या है, देखो पहले तो देख लो कि रिलेटिव एरर है क्या, तो दिस इज द रेशियो ऑफ एब्सोल्यूट एरर टू द मीन वैल्यू। मतलब कि रिलेटिव एरर क्या होगी, एब्सोल्यूट एरर क्या है, डेल्टा A मीन, यही तो एरर है एब्सोल्यूट एरर, बाय मीन वैल्यू, मीन A मीन, यही होगी रिलेटिव एरर। परसेंटेज एरर जिसे डेल्टा A से डिनोट करते हैं, वो क्या है, इसी का परसेंट, मतलब इनटू 100% अगर मैं कर दूं तो मुझे क्या मिल जाएगा, मुझे मिल जाएगा परसेंटेज एरर। सो दिस इज ओनली द परसेंटेज एरर। बहुत ही सिंपल है। ठीक है, 100% मैं कर दिया। ओके, तो देखो
इससे सवाल आते हैं, रिलेटिव एरर, परसेंटेज एरर, इससे सवाल पूछे जाते हैं और उसको हम मस्ट प्रैक्टिस क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जब सॉल्व करेंगे, तब हम उस पे जाएंगे। यहां पे एक एग्जांपल जरूर करेंगे, इसके बाद हम एग्जांपल एक करने वाले हैं। तो देखो क्वेश्चन जो है ना, यूनिट्स एंड मेजरमेंट्स वाली ये जो पूरी चैप्टर है, इससे अगर न्यूमेरिकल्स देखे जाए जेईई मेंस में या फिर एडवांस में, वो ना 3 टाइप के आते हैं। 3 टाइप के बाहर न्यूमेरिकल एक भी आएगा नहीं। लिख के देता हूं, ठीक है? कैसे, कौन कौन से न्यूमेरिकल आते? एक आएगा एरर एनालिसिस का। एरर एनालिसिस मतलब रिलेटिव एरर ही आएगा, लिख के ले लेना। रिलेटिव एरर से जुड़ा या फिर परसेंटेज एरर से जुड़ा हुआ क्वेश्चन एक आएगा। एक आएगा डायमेंशनल एनालिसिस, जिसमें मोस्ट स्पेसिफिकली होमोजेनिटी प्रिंसिपल को यूज करके जो क्वेश्चंस बन रहे हैं वो आएंगे, ठीक है? होमोजेनिटी प्रिंसिपल मतलब कि इक्वल टू के एक इक्वेशन तभी बराबर हो सकता है जब दोनों तरफ उसकी डायमेंशन सेम हो, इसको यूज करके बनेगा, ठीक है? ये हो गया 2 टाइप, ठीक है? और तीसरा टाइप कैसा आता है वो मैं बाद में बताता हूं, जब उस पॉइंट पे पहुंचेंगे ना, तीसरे वाले पॉइंट पे, तब मैं बताऊंगा। अभी ये 2 पॉइंट हमने पढ़ चुका है, ठीक है? तो अगला हमारे पास जो है वो हम समझेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ एरर्स को। मतलब अगर किसी इक्वेशन में ही एरर हो, बहुत सारे, जिस एक इक्वेशन में 1-2 फिजिकल, 2-3 फिजिकल क्वांटिटीज को मिला के एक इक्वेशन हम लिखते हैं, ठीक है? अगर उन सारे में एरर है तो कैसे लिखेंगे? तो मतलब अगर एरर इन सम और डिफरेंस हो तो कैसे करेंगे एरर इन सम और डिफरेंस को? तो उस समय क्या करते हैं, तो अलग अलग एरर्स जो है उनको ऐड कर देते हैं, ठीक है? ऐड कर देते, देखते हैं कैसे ऐड करते हैं। When 2 quantities are added or subtracted, the absolute error in the final result is the sum of the absolute error in the individual quantities। जैसे कि एक टर्म मैंने यहां पे लिख रखा है, z equals to a plus b। मैं यहां पे लिख के समझाता हूं, z equals to है a plus b। तो z एक फिजिकल क्वांटिटी है, a अलग है, b अलग है, ठीक है? अभी z में कितना एरर होगा? तो अगर डेल्टा z की मैं बात करूं, इसमें कितना एरर होगा? तो इसमें डेल्टा a प्लस डेल्टा b, मतलब a का एरर प्लस b का एरर को जोड़ेंगे तो हमें मिलेगा डेल्टा z का एरर, ठीक है? और ये प्लस माइनस साइन क्या बताता है कि एरर ट्रू वैल्यू से नेगेटिव एरर पॉजिटिव एरर बताता है ना? ट्रू वैल्यू से अगर एरर क्या है, ज्यादा आ रहा है तो उसको हम घटाएंगे, अगर ट्रू वैल्यू से एरर कम आ रहा है तो उसको हम ऐड करेंगे। बड़ी सिंपल सी बात है, ठीक है? वैसे ही देखते हैं अगर प्रोडक्ट्स और डिवीजन, मतलब मल्टीप्लिकेशन डिवीजन में क्या होना चाहिए। यहां तो हमने एरर्स को ऐड किया, तो देखो उसमें भी एरर्स को ऐड ही करते हैं, ठीक है? एरर्स आर ऑलवेज एडेड, हमेशा जो भी गलती हुई होगी मेजरमेंट में ना, उसको हम जोड़ेंगे, हमेशा जोड़ेंगे, चाहे वो इक्वेशन अगर एडिशन या सब्ट्रैक्शन के फॉर्म में भी हो या फिर डिवीजन या प्रोडक्ट के फॉर्म में भी हो, ठीक है? तो देखते हैं इसमें क्या करते हैं। When 2 errors of the quantity are multiplied or divided, the relative error in the result is the sum of the relative errors in the multipliers, ठीक है? सम ऑफ द रिलेटिव एरर, मतलब कि यहां पे रिलेटिव एरर टर्म आ रहा है, डेल्टा z बाई z। अभी देखो डेल्टा, सपोज ये वही टर्म थे z इक्वल्स टू a बाई b, अगर मैं कंसीडर करता हूं z इक्वल्स टू a बाई b मैं कंसीडर कर रहा हूं, ठीक है? अभी देखो डेल्टा z में कितना एरर होगा, तो डेल्टा z मतलब कि z में कितना एरर है वो होगा डेल्टा a बाई a। रिलेटिव एरर यही होता है ना, एरर बाई ट्रू वैल्यू, मतलब जो मीन है, ठीक है? तो प्लस डेल्टा b बाई b, ठीक है? ये डेल्टा z बाई z ऑब्वियसली प्लस माइनस, ठीक है? समझ में आ गई बात कि रिलेटिव एरर में मतलब एरर्स इन प्रोडक्ट और डिवीजन में कैसे यूज करते हैं हम एरर को। देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, जब भी ये वाली इक्वेशन, खास करके ये वाली इक्वेशन बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है। जब भी एरर एनालिसिस का क्वेश्चंस हम करेंगे ना, तो जो रिलेटिव एरर है उसे हम ऐसे ही निकालते हैं कि a में कितना एरर होगा रिलेटिव एरर, तो एरर जितना दिया होगा डिवाइड बाय द ट्रू वैल्यू, वही आ जाएगी रिलेटिव एरर, ठीक है? परसेंटेज एरर तो इसमें 100 मल्टीप्लाई कर दो, 100% हो गया परसेंटेज एरर, ठीक है? तो ये हमने सीखा कॉम्बिनेशन ऑफ
एरर्स को। इसमें एक चीज और आती है दिमाग में कि अगर पावर में दिया गया है कोई क्वांटिटी, जैसे z इक्वल्स टू a टू द पावर b इंटू b टू द पावर q बाई c टू द पावर r, मतलब इक्वेशन कुछ ऐसे दिया गया है, ठीक है। अब क्या करेंगे भैया एरर का, ठीक है। तो देखो पहली बात तो ये डिवीजन में है तो एरर्स तो ऐड ही होंगे, लेकिन ये पावर क्या क्या करना, देखो पावर का ये होता है कि इसका जो रिलेटिव एरर निकलेगा वो क्या होगा, वो होगा जो पावर है वो सामने आके मल्टीप्लाई हो जाएगा, मतलब P इंटू डेल्टा ए बाई ए, दैट इज द रिलेटिव एरर इन ए, प्लस Q इंटू डेल्टा B by B, that is the relative error in B, plus R into डेल्टा C by C। बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं कि डिवीजन में दिया है तो इसे माइनस कर देते हैं, नहीं, एरर्स हमेशा ऐड होंगे, हमेशा, चाहे डिवीजन हो, मल्टीप्लिकेशन हो, कुछ भी हो, बट अगर पावर में कुछ रहा तो वो सामने आके उस पर्टिकुलर फिजिकल क्वांटिटी के रिलेटिव एरर से मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात, ठीक है। बहुत ही इंपॉर्टेंट ये भी है, ठीक है। ये जो लास्ट के दो इक्वेशन हमने पढ़े, बहुत बहुत वेरी वेरी इंपॉर्टेंट वाली, इससे सवाल पूछते हैं, बहुत इजी सवाल पूछा जाता है, आप आराम से कर सकते हो। तो एरर्स पे बेस्ड एक एग्जांपल करते हैं, सारा कुछ क्लियर आउट हो जाएगा। इस एग्जांपल के बाद देखो क्या कह रहा है, द डेंसिटी ऑफ अ मटेरियल इन द शेप ऑफ अ क्यूब इज डिटरमाइंड बाय मेजरिंग द 3 साइड्स ऑफ द क्यूब एंड इट्स मास, ठीक है। एक डेंसिटी, क्यूब की डेंसिटी को कैसे मेजर किया गया कि तीनों साइड को मेजर किया गया, तीनों साइड ऑफ द क्यूब, और क्या किया गया, उसकी मास को मेजर किया गया। तो जब साइड को मेजर किया ना, द रिलेटिव एरर इन मेजरिंग द मास एंड द लेंथ आर रेस्पेक्टिवली 1.5% एंड 1%। तो परसेंटेज एरर दिया गया है यहां पे कि मास को मेजर किया गया तो 1.5% एरर आया, और लेंथ को मेजर करने में 1% की एरर आई है, ठीक है। द मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी, देखो डेंसिटी है क्या, लेंथ और मास से कैसे रिलेटेड है। डेंसिटी हम जानते हैं, डेंसिटी इसे हम लिखते हैं कैसे, रो से, इक्वल्स टू मास बाय वॉल्यूम होती है, ठीक है। तो m बाय वॉल्यूम क्या होगी, एक क्यूब है तो क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, ठीक है। ये क्यूबॉइड बन गया बट आप क्यूब समझो, क्यूब की वॉल्यूम क्या होती है, क्यूब की हर साइड इक्वल है तो L है, L की क्यूब करेंगे तो ये क्यूब की वॉल्यूम आ जाएगी, सो L क्यूब विल बी द वॉल्यूम ऑफ दिस वन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। अब क्या कहा गया है कि एरर इन, राइट, क्या कहा गया, मैक्सिमम एरर इन डिटरमाइनिंग द डेंसिटी। तो इसमें जो एरर आएगा वो क्या दिया गया, ये परसेंटेज एरर आएगा, ऑब्वियसली 100% करते हैं, ठीक है। ये कितना आएगा, मास में एरर है कितना, मास में एरर है 1.5%, ठीक है, 1.5% एरर है मास में, और हमें क्या पता है कि एरर्स ऐड होती है। लेंथ में कितना एरर है, लेंथ में है 1% एरर, तो ये पावर 3 है, क्या हो जाएगा, 3 सामने आ जाएगा, इंटू 1% एरर हो जाएगा। देखो बहुत डिफिकल्ट है क्या, बिल्कुल ही डिफिकल्ट नहीं है। कितना आया देखो, 1.5 प्लस 3 दैट इज 4.5% टोटल एरर आ गया, ठीक है। यही हो गया एरर, कितना आया 4.5%। देखो ऐसे ही सवाल पूछा जाता है जेईई मेंस में, बहुत टफ कुछ नहीं पूछा जाता है, बस ये क्या करते, इक्वेशन डेंसिटी की जगह पे कुछ और टर्म्स रह देंगे, इक्वेशन थोड़ा बड़ा सा हो जाएगा, रिलेटिव एरर रहेगा, ऐसे ही निकालना है। देखो सिंपल सी बात है। तो इस वीडियो में हमने कवर कर लिया है सारे कंसेप्ट जो कि पूछे जाते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर से, यूनिट्स एंड मेजरमेंट के। देखो जेईई के लिए हो या फिर बोर्ड्स के लिए हो, इससे ज्यादा आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है, दिस इज एनफ, ओके। और इसी से सवाल पूछे जाएंगे, जैसे 3 टाइप मैंने बताया, वही 3 टाइप से ही मेंस या एडवांस दोनों में सवाल पूछे जाते हैं। बहुत ही इजी सा चैप्टर है, स्कोरिंग चैप्टर है, ठीक है। तो ऐसे वीडियो के लिए बने रहिए लर्नो हब के साथ, क्योंकि लर्नो हब फ्री है पर बेस्ट है। सो थैंक्स फॉर बीइंग हियर एंड हैव अ ग्रेट डे।